तो गाइज वेलकम है हमारे चैनल अमन केमिस्ट्री पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है उसका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 9.8 के क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि वाई यानी कि एक्सप्लेन करना है कि कोबाल्ट ये लिगेंड में यहाँ पर अमोनिया 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3+ जो ये आयन है, ठीक है ना, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि हेक्साअमीन निकेल 2+ आयन इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है हमको कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दो बात कह रहा है और दोनों कंपेयर करने का रीजन ये है कि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लिगेंड भी हमारा अमोनिया ही है, यहाँ भी लिगेंड अमोनिया ही है। वो लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन डोनर होता है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है। ठीक है, अब एक बात है कि यहाँ पर जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान दो। यहाँ पर अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस सेल के साथ साथ, अगर वैलेंस सेल के अंदर वाले सेल यानी कि पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ये कंपाउंड कहलाता है इनर ऑर्बिटल। वही वैलेंस सेल के ही एस, वैलेंस सेल का पी और वैलेंस सेल के डी में अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये कहलाता है आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो अगर n-1 डी में अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, NS-N-P तो होगा ही होगा, लेकिन अगर Dn-1 का हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर आउटर ऑर्बिटल का और आउटर ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज्ड हुआ यानी Nd हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब जरा देखिए इन दोनों ही कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। पहले कोबाल्ट का देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही सारे कंक्लूजन यहाँ पर मिलेंगे। कोबाल्ट यहाँ पर 27 होता है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आर्गन को आप घेर दीजिए तो यहाँ पर जगह 4s2 और 3d यहाँ पर 7 हो जाएगा। वही इस कंपाउंड बात करें तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। कैसे, तो ये तो न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, x + 0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3 होगा। यानी कोबाल्ट पर अगर 3+ चार्ज अगर देते हो तो ये हो जाएगा आर्गन। 4s से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं तो 4s यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, और 3d से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d 6 हो जाएगा। और हालांकि एक बात और है कि 4s है तो 4p भी होगा, लेकिन p में इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं है, 4p कितना करेंगे, 0। यानी कि यहाँ पर 3d में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d 6 है, 1 2 3 4 5 6, और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p भी हमारा पूरी तरह से वैकेंट है। ठीक है, ये 4s है, 4p है जो वैकेंट है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करवा करके इनर सेल के ऑर्बिटल में ही जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यानी कि फिक्स है कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो या तो D2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो यही दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, यानी कि दो डी के ऑर्बिटल जो है, चाहे वो इनर सेल का हो या आउटर सेल का हो, उसको हाइब्रिडाइज्ड होने ही होने हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये तो भैया आप नर्सरी क्लास में ही सीखे होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये वाला क्या करेगा, अमोनिया के कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पेयर हो जाएगा, तो एक पेयर यहाँ बन गया, दूसरा पेयर यहाँ, तीसरा पेयर यहाँ बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड में अरेंज हो गए। और यहाँ पर 4s है, 4p है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो अब अमोनिया एक लोन पेयर यहाँ देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ देगा, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर फॉर्म करेगा। और D2sp3 जब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि D हमारा n-1 का है, इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन वही निकेल वाले कंपाउंड में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 एटॉमिक नंबर से होगा। आर्गन गया यहाँ पर,
तो ये 4s2 3d8 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में बात करें तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो निकेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, Na2+ कर दो, तो ये आर्गन हो गया 4s0, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अब इसका भी देखिए कॉन्फ़िगरेशन, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई हम 3d में 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर 4s में इलेक्ट्रॉन है, 4p में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, दोनों खाली है। अब एक बात बताइए कि अगर अमोनिया यहाँ पर पेयर करवा भी देता है तो क्या इसमें दो डी खाली होगा? नहीं खाली होगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर करवा करके भी इसका एक ही घर खाली होगा। और हमको यहाँ पर 6 अमोनिया है, 6 लोन पेयर डालने हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, हमको n-1 डी का अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिर भी एक लोन पेयर तो बच ही जाएगा, जिसको 4d में जबरदस्ती देना पड़ेगा। और आप तो पढ़े हैं कि 2d ऑर्बिटल्स शेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि या तो ये वाला डी यूज में लाया जा सकता है या फिर ये वाला डी, मतलब कि या तो ये केस पॉसिबल है या तो ये केस पॉसिबल है, दोनों में से एक ही केस पॉसिबल है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। अब तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाला जो n-1 डी का यानी कि जो 3d का ऑर्बिटल है वो यूज में नहीं आने वाला है, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। और यूज में कौन आएगा, 4s 4p, और 4 का जो डी है जो बिल्कुल वैकेंट है अभी, उसको हम लोग यूज में लाएंगे और अमोनिया के 6 लोन पेयर इसमें जाएंगे, 4 5 6 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा यहाँ पर sp3d2। तो ये d2 बाद में आया, मतलब कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ पर ये nd का ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल है और ये इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें निकेल का 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है जो पेयरिंग अप नहीं हो पाता है, जबकि कोबाल्ट में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है। अब तुम कहोगे सवाल में समझ में आ गया, लेकिन सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम लिखने का बेहद सिंपल ट्रिक है भाई, आप इंग्लिश लिखना जानते हो तो आप जितना हम बताया उतना लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लो। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन रहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमेशा इस जो नए नए वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लेलिस्ट को जरूर जाकर देखो कि वहाँ पर सारे वीडियोस अपलोडेड है।